करण और मधु बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे के करीब से निकल गए। करण आगे बढ़ते हुए मिस्टर मेहरा से बोला, मिस्टर मेहरा, आप जैसा चाहते हैं, आपकी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट उसी हिसाब से मेरी टीम ने तैयार किए हैं, पर मैं चाहता हूं कि काम शुरू होने से पहले आप खुद एक बार डिजाइन देख लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो हम अभी भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार काम फ्लो पर आने के बाद कुछ भी चेंज करना मुश्किल होता है। ये सुनकर मिस्टर मेहरा अपने टेबल के पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोले, आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता मिस्टर खुराना। अगर आगे मुझे किसी चेंजेस की जरूरत महसूस हुई भी तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। मैं बस बजट को लेकर आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता था। बजट को लेकर करण ने हैरानी से पूछा और वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया। मिस्टर मेहरा बोले, इस प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट आपकी कंपनी ले रही है वो कुछ ज्यादा है। वेटर के आते ही करण उससे बोला, 2 कॉफी लेकर आओ और मेरे लिए ब्लैक कॉफी। तभी वेटर उसकी बात काट कर बोला। मिस्टर मेहरा उस वेटर को हैरानी से देखने लगे तो वेटर तुरंत बोला, वो करण सर यहाँ अक्सर आते हैं, इसलिए मुझे पता है कि उन्हें ब्लैक कॉफी ही पसंद है। मिस्टर मेहरा मुस्कुरा दिए तो वेटर वहां से चला गया। उसके जाते ही करण उनसे बोला, मिस्टर मेहरा, बजट अगर बड़ा है तो हमारा काम भी तो आपने बढ़ा दिया है। इस बार ये बिल्डिंग जहां पर बनाई जा रही है वहां तक मटेरियल पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ है और जिस जगह से मेरा मटेरियल आता है वहां से लोकेशन भी बहुत दूर है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने हर वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर काम करना पसंद करता हूं। जहां आपकी बिल्डिंग बनाई जा रही है वहां मटेरियल से भरे ट्रक ले जाने की जगह नहीं है, इसलिए मुझे मटेरियल साइट से बहुत दूर उतारना पड़ेगा और वहां से मेरे कुछ वर्करों की टीम मटेरियल पैदल चलकर ले जाने वाली है, इसलिए बजट कम नहीं हो पाएगा। और वैसे भी करण खुराना अपने डिसीजन कभी नहीं बदलता, इसलिए आई एम सॉरी। उसकी बातें सुनकर मिस्टर मेहरा मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है मिस्टर खुराना, हमें आगे भी साथ ही काम करना है, इसलिए मैं आज ही आपके ऑफिस आकर ये डील साइन कर लेता हूँ। तभी वेटर कॉफी लेकर आया और उसने दोनों की कॉफी उनके सामने रख दी। इधर वॉशरूम में मीरा हाथ मुंह धो रही थी और मधु उसके पास ही वॉश बेसिन से पीठ टिकाई खड़ी अभी भी उस बाबा की कही बातों के बारे में सोच रही थी। मीरा ने अपने बैग से नेपकिन निकाला और अपना चेहरा पोंछते हुए बोली, तुझे क्या हुआ, इतनी चुप क्यों है? मधु उसकी ओर देखकर बोली, मीरा, आज जब मैं दादी माँ के साथ घर देखने गई थी तो मेरे साथ एक अजीब बात हुई। क्या हुआ है? मीरा ने अपने चेहरे पर मेकअप करते हुए पूछा। मधु ने परेशान होकर जवाब दिया, वहां मुझे एक बाबा मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि तू पागल हो गई है। मीरा उसे टोकते हुए बोली। मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने आईने में देखकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाए और बोली, मधु, तू भी कमाल करती है, एक अजनबी की बातों को लेकर इतना परेशान हो रही है। ये भविष्यवाणी वगैरह सब बकवास होती है, तू इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर, क्योंकि तेरी लाइफ का सबसे बड़ा तूफान तेरी जिंदगी में तभी आ गया था जब तू 8 साल की थी, और वो तूफान तेरी सौतेली माँ है। शट अप मीरा, मधु उसे घूरते हुए बोली। मीरा मुस्कुरा दी। मधु, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता, इसलिए हमें सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। तू बेवजह ये सब सोचकर परेशान हो रही है। मधु ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो मीरा उसकी बांह पकड़कर बोली, चले, रोहित और उसकी दादी हमारा वेट कर रहे हैं। मधु ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। दोनों वॉशरूम से बाहर आई। तभी मीरा मधु को छेड़ते हुए बोली, वैसे मधु, वो तूफान कहीं रोहित व्यास तो नहीं है? मधु ने गुस्से में उसे घूरा। मीरा, तू किसी दिन मेरे हाथ से बहुत मार खाएगी, प्लीज रोहित जी को इन सब से दूर ही रख, बहुत अच्छे इंसान है वो। मीरा तुरंत बोली, वाह जी वाह, तुसी तो रोहित व्यास को चंद घंटों में ही बहुत अच्छे से जान गए। मधु ने फिर से उसे घूरा तो मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे साइड से पकड़ लिया। मधु भी मुस्कुरा दी। दोनों अपनी टेबल के पास आई तो रोहित मुस्कुराते हुए बोला, यार मुझे भूख लगी है, पर तुम दोनों को तो मुझ पर दया ही नहीं आ रही, रहम करो बंदे पर। आई एम सॉरी, मीरा और मधु एक साथ बोली। रोहित मुस्कुरा दिया। दोनों के बैठते ही वो सब लंच करने लगे। रोहित ने एक निवाला खाया और मीरा से पूछा, वैसे आप भी मधु के साथ आउट ऑफ इंदौर जा रही होगी? मीरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। रोहित जी, आपने क्या सोचा उस बंगले को खरीदने के बारे में? मुझे लगता है
कि आपको वो घर लेना चाहिए क्योंकि वो घर बहुत खूबसूरत है और फिर आने वाले टाइम में उस एरिया की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, सबसे पहले तो तुम मुझे रोहित जी कहना बंद करो, क्योंकि तुम्हें भले मुझे अपना दोस्त बनाने में टाइम लगेगा, पर मैं फैसला कर चुका हूँ आप दोनों को अपना दोस्त बनाने का। इसलिए आज से तुम मुझे रोहित कहकर बुलाओगी और मीरा आप भी। दोनों मुस्कुराने लगी। तभी रोहित फिर से बोला, और रही बात उस घर की, तो मैं उसे जरूर खरीदना चाहूंगा, पर उससे पहले मुझे एक बार अपने दोस्त से बात करनी होगी। तभी गायत्री भी बोली, बेटा आपको तो कल बाहर जाना है, इसलिए आपको पैकिंग भी करनी होगी ना। आप मीरा के साथ घर जाकर आराम से जाने की तैयारी कर लीजिए। हमें भी अपनी पूरी फैमिली के साथ रिद्धिमा की ससुराल डिनर के लिए जाना है, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने घर चले जाइए। मधु कुछ कहती उसके पहले ही मीरा बोल पड़ी, थैंक यू दादी माँ, अब हम दोनों शॉपिंग भी कर सकेंगे। मधु हैरानी से उसे देखने लगी। वो गायत्री से कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी मीरा ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। मधु चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी। दूसरी ओर करण अपनी कॉफी खत्म करते ही बोला, मिस्टर मेहरा, आपकी पीतमपुर वाली जो बिस्किट की फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसकी क्या कीमत लेंगे आप? मिस्टर मेहरा ने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, इफ यू डोंट माइंड मिस्टर खुराना, इस बारे में हम बाद में बात करें। मेरा मतलब है, मैं डील साइन करने तो आ ही रहा हूँ, तो इस बारे में आपके ऑफिस में बात करते हैं। फिलहाल मेरी एक इम्पोर्टेड मीटिंग है, तो मुझे निकलना होगा। या श्योर। करण के इतना कहते ही मिस्टर मेहरा खड़े हो गए और करण भी। दोनों ने हाथ मिलाए और मिस्टर मेहरा बाय कहकर वहां से चले गए। उनके जाते ही करण फिर से अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और खुद से बोला, बस थोड़ी देर और मिस्टर बंसल, उसके बाद आप खुद मुझे फोन करेंगे। रोहित ने बाकी सबके साथ अपना लंच खत्म किया ही था कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने कॉल रिसीव की। यस डैड। रोहित 15 मिनट में ऑफिस पहुंचो, चेतन ने दूसरी ओर से कहा। जी डैड, अभी आता हूँ, रोहित के इतना कहते ही उसके डैड ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रोहित गायत्री से बोला, दादी चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है बेटा। रोहित ने इशारा करके वेटर को बुलाया और बोला, आई एम सॉरी गाइस, पर अब हमें जाना होगा। मधु और मीरा ने सिर हिला दिया। रोहित ने अपने वॉलेट से रुपए निकालकर बिल पे किया और उठ खड़ा हुआ। अब तो आप दोनों से मुलाकात आपके वापस आने के बाद ही होगी, बाय, रोहित बोला। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु को गले लगाया और बोली, बेटा अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपना प्रोजेक्ट तैयार करिएगा। जी दादी माँ। मधु के इतना कहते ही रोहित और गायत्री जाने लगे। रोहित ने जाते जाते एक बार फिर पलटकर मधु की ओर देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुरा दी। रोहित मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इधर करण ने बिल पे किया और वेटर से बोला, चेंज तुम रख लेना। ये सुनकर वेटर बहुत खुश हुआ और उसने सिर हिला दिया। करण उठकर जा ही रहा था कि उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने कॉल रिसीव की और बोला, उस रहेजा ने पूरा पेमेंट किया या नहीं? दूसरी ओर से उसके एसोसिएट पीयूष ने जवाब दिया, नहीं किया सर, 30 लाख और बाकी है, और इन 30 लाख रुपयों के लिए वो अब हमें 100 चक्कर लगवाएगा। रहेजा की जो बिल्डिंग हमने बनाई थी उसमें सारे फ्लैट 1 BHK है। उन रुपयों के बदले उससे 2 फ्लैट के पेपर्स पर साइन करवा लो। करण तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, यही सही रहेगा सर, इन फ्लैट्स को बेचकर हमारे पैसे भी निकल जाएंगे। तभी करण उसे टोकते हुए बोला, हमारी एरोड्रम वाली साइट पर पंकज मिश्रा नाम का एक वर्कर काम कर रहा है, जो सालों से सिर्फ हमारे लिए ही काम करता आ रहा है। वो किराए के मकान में रहता है, इनमें से एक फ्लैट उसके नाम पर करवा दो और उससे कहना कि हर महीने हमारी कंपनी जो पेमेंट उसे देती है उसमें से वो जितना चाहे हर महीने इस फ्लैट की किश्त के रूप में कटवा सकता है। पीयूष ये सुनकर हैरान हो गया, पर सर, जितना कहा है उतना करो, अगर पंकज ये लेने से इनकार करे तो मेरी बात करवा देना उससे। करण उसे टोकते हुए बोला और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पीयूष ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, ये करण सर भी अजीब इंसान है। अपने यहाँ काम करने वाले एक मामूली वर्कर को ऐसे ही फ्लैट कौन देता है? एक तरफ वो उस रहेजा से पैसों के लिए फ्लैट ले रहे हैं और दूसरी ओर वही फ्लैट उस मजदूर को दे रहे हैं। खुराना कंस्ट्रक्शन की ढेरों साइट इंडिया में चल रही है, पर फिर भी सर को अपने यहाँ काम करने वाले हर मजदूर का नाम याद है। स्ट्रेंज। दूसरी ओर मधु और मीरा भी होटल से जाने के लिए निकली।
मधु ने मीरा के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा, मीरा अभी तो मुझे मेरे घर से जाने की इजाजत भी नहीं मिली है और हमने दादी माँ से पहले ही बात कर ली। अगर माँ और पापा ने मना कर दिया तो? वो मना कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तुझे शिमला जाने की इजाजत दे दी है। मीरा के इतना कहते ही मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, मैंने अंकल से बात कर ली है, उन्होंने तुझे जाने की इजाजत दे दी है और तेरी माँ ने भी कोई एतराज नहीं जताया। मधु की बोलती बंद हो गई। मीरा उसे देखकर एक बार फिर से मुस्कुरा दी तो मधु खुशी से उछल पड़ी। उसने मीरा की दोनों बाहें पकड़कर पूछा, तू सच कह रही है? मीरा ने अपना सिर हिला दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से नाचने लगी और पीछे से चले आ रहे करण से टकरा गई। करण को देखकर मीरा की आंखें खुली की खुली रह गई। करण ने गुस्से में मधु को घूरा और फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। आई एम सॉरी, तभी मधु बोली। करण के कदम रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखा और बोला, मुझे सॉरी उस दिन कहना जब तुम मुझसे आखिरी बार टकराओ और मुझे जिंदगी में दोबारा अपनी शक्ल कभी ना दिखाओ। उसकी अकड़ भरी बातें सुनकर मधु ने गुस्से में उसे जवाब दिया, मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे बदतमीज इंसान से टकराने का, जिन्हें लड़कियों से बिहेव करने की तमीज तक नहीं है। उसके इतना कहते ही करण उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। मधु घबराते हुए अपने कदम पीछे हटाने लगी। वो जितने कदम पीछे ले रही थी करण उतने ही कदम आगे चला आ रहा था। मधु उसे घूरते हुए दीवार से जा टिकी। करण भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये सब देखकर मीरा ने तुरंत अपना फोन ऑन किया और वीडियो बनाने लगी। मधु ने लेफ्ट साइड से जाने की कोशिश की तो करण ने अपनी राइट हथेली दीवार पर रख दी। मधु गुस्से में उसे घूरने लगी और राइट साइड से जाने लगी, पर करण ने अपनी लेफ्ट हथेली दीवार पर रख दी। ये क्या बदतमीजी है? मधु ने गुस्से में उसे घूरते हुए पूछा तो करण ने उसके और करीब आकर जवाब दिया, अब जब तुमने मुझे बदतमीज कह ही दिया है तो सोच रहा हूँ कि बदतमीजी भी कर ही लेता हूँ। तो बताओ कहाँ किस करूँ तुम्हें, तुम्हारे गालों पर या फिर तुम्हारे गुलाबी होंठों पर? उसकी इस बदतमीजी पर मधु हैरान रह गई और उसके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो गई। मीरा भी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। करण मधु के और करीब आया पर इससे पहले कि वो कुछ करता, मधु ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाकर बोला, आइंदा ये गलती दोबारा मत करना, समझी तुम? मधु उसे घूरते हुए अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी। करण ने उसकी कलाई और कसकर पकड़ी और उसे करीब लाकर बोला, तुम जैसी हजारों लड़कियां करण खुराना के आसपास घूमती है, पर मुझे उन लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और खास करके तुम जैसी लड़कियों में। इतना कहकर उसने मधु की कलाई छोड़ दी और वहां से जाने लगा। मधु उसकी इस हरकत से हैरान थी, पर कुछ कदम चलकर अचानक करण रुक गया। उसके रुकते ही मधु की धड़कनें फिर से तेज हो गई। करण ने पलटकर मधु की ओर देखा और बोला, करण खुराना को अगर कोई बदतमीज कहे तो उसे बदतमीजी करने में ज्यादा देर नहीं लगती, इसलिए आइंदा अगर मेरे सामने आओ तो सोच समझकर अपना मुंह खोलना। लड़की हो इसलिए आज यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ, वरना करण खुराना से अगर कोई इस तरह से बात करे तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या हाल करता हूँ उसका, समझी तुम? इतना कहकर करण 2 कदम पीछे हटा और अपने ग्लासेस लगाते हुए वहां से चला गया। मधु दीवार से टिककर खड़ी उसे जाते देख रही थी। तभी मीरा उसके पास आकर बोली, क्या दे सिंह बंदा है यार, मुझे तो इसके एटीट्यूड से ही प्यार हो गया है। मधु गुस्से में उसे घूरने लगी तो वो फिर से बोली, क्या स्टाइल से तेरी तरफ बढ़ रहा था मधु? ऐसा लग रहा था जैसे कोई हीरो फिल्मी स्टाइल में किसी हीरोइन की ओर बढ़ रहा हो। सोच, अगर उसने तुझे सच में किस कर दिया होता तो? शट अप मीरा, बकवास की भी हद होती है। मधु गुस्से में इतना कहकर जाने लगी। मीरा मुस्कुराते हुए उसके पीछे दौड़ी। दूसरी ओर बंसल अपने घर में बैठा चाय पी रहा था। तभी न्यूज़पेपर वाला उसके घर पर इवनिंग न्यूज़पेपर फेंककर चला गया। बंसल उठा और उसने न्यूज़पेपर उठाकर देखा, पर फ्रंट पेज की न्यूज़ देखकर वो हैरान हो गया। उसने न्यूज़ पढ़नी शुरू की। अभी अभी ये खबर सामने आई है कि सांवरी रोड पर खाली पड़ी 250 एकड़ की जमीन के नीचे बहुत गहरा दलदल पाया गया है, और ये दलदल इतना ज्यादा गहरा है कि इस जमीन पर कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। एक छोटा सा मकान भी जरा से झटके से दलदल में धंस सकता है, जिसे जमीन का मालिक बंसल नाम के दलाल के जरिए बेचना चाह रहा था। पर वहां दलदल होने की खबर सामने आते ही अब कोई भी इस जमीन को खरीदना नहीं चाहेगा।
न्यूज पढ़ते ही बंसल के पैरों तले जमीन खिसक गई। न्यूज में उस जगह का मैप देखकर बंसल के जैसे होश ही उड़ गए। वो आदि को कॉल कर ही रहा था कि तभी जमीन के ओनर का फोन आ गया। उसने कुछ पल सोचा और फिर कॉल रिसीव की। दूसरी ओर से गुस्से में आवाज आई, बंसल किस बात का कमीशन लेते हो तुम? अगर तुमसे एक जमीन नहीं बेची जा रही है तो पिछले 1 महीने में तुमसे मेरी एक जमीन नहीं बेची गई और आज का इवनिंग न्यूज़पेपर तो तुम देख ही चुके होगे। जी, बंसल परेशान होकर बोला। तो जमीन का ओनर उस पर गुस्से में भड़का। मेरी उस जमीन के नीचे कभी दलदल हुआ करता था। ये बात मेरे परिवार के कुछ खास लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। तो ये न्यूज़ मार्केट में आउट कैसे हुई? मुझे नहीं पता सर कि ये न्यूज़ करण खुराना के हाथ कैसे लगी। उसने ही ये खबर छपवाई है। बंसल झिझकते हुए बोला। जमीन के ओनर ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें उस साइको आदमी से उलझने की? अब कांटेक्ट करो उसे और जो कीमत वो इस जमीन की दे रहा है वो लेकर ये जमीन उसे दे दो, वरना वो करण खुराना इस जमीन को 2 कौड़ी की भी नहीं रहने देगा। जी मैं अभी बात करता हूँ, बंसल आहिस्ता से बोला। ये डील आज के आज फाइनल करो, समझे? और अगर तुम ये डील फाइनल नहीं कर सके तो कोई और काम ढूंढ लेना। इतना कहकर ओनर ने गुस्से में कॉल कट कर दी। उसकी कॉल कट करते ही बंसल ने तुरंत आदि को कॉल किया। उसका नंबर देखकर आदि ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। सो मिस्टर बंसल, क्या फैसला किया आपने? डील आज ही साइन कर लेते हैं, बंसल अपना पसीना पोंछते हुए बोला। आदि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपने हाथों में लिए पेपर्स देखते हुए बोला। पेपर्स रेडी है मिस्टर बंसल, अपने बॉस के साथ आज ही ऑफिस आ जाओ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो करण सर आज ऑफिस आ रहे हैं, इसलिए ठीक 7 बजे ऑफिस पहुंच जाना, क्योंकि कल सर शिमला जा रहे हैं। अगर तुम टाइम पर नहीं आए तो फिर ये डील करण सर की शादी के बाद ही साइन हो पाएगी। नहीं, हम टाइम पर आ जाएंगे, बंसल फट से बोला। आदि ने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दी। तो बंसल खुद से बोला, पहले वो लड़की और अब ये करण खुराना। आज इन दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मौका मिला तो एक दिन इन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगा। इधर मीरा गाड़ी ड्राइव करते हुए बोली, मधु तुझे नहीं लगता कि ये करण खुराना कुछ अलग किस्म का बंदा है? मधु ने फिर से उसे घूरा तो मीरा उसकी ओर देखकर बोली, तू उसका नाम सुनकर इतना क्यों भड़क रही है? अभी तूने ही तो बताया कि कैसे आज सुबह भी उसने तुझे बचाया था। जान बचाई है तो क्या मैं उसे अपनी जान बना लूं? मधु ने गुस्से में पूछा। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी और सिर हिलाकर फिर बोली, मैंने आज तक तुझे ऐसे रिएक्ट करते कभी नहीं देखा मधु, और ना ही इतना गुस्सा करते देखा है। मधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद पर काबू किया और फिर अपनी आंखें खोलकर बोली, आई एम सॉरी मीरा, पर मुझे वो आदमी जरा भी पसंद नहीं है और मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मैंने तो सिर्फ उसे बदतमीज कहा था, पर उसके बदले उसने जो घटिया हरकत की वो सोचकर भी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भला कोई शरीफ इंसान किसी लड़की के साथ इस तरह का बिहेव करता है क्या? पहले मुझे जबरदस्ती पकड़कर अपने करीब लेकर आया और फिर मुझे किस, इतना कहकर मधु रुक गई, पर मीरा मंद मंद मुस्कुराने लगी। मधु फिर से बोली, पता नहीं उसके घरवाले उसके साथ कैसे एडजस्ट करते होंगे। उसके जैसे इंसान के साथ तो कोई पल भर भी सांस न ले पाए। मुझे तो तरस उस बेचारी लड़की पर आ रहा है जो उस साइको आदमी के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताएगी। पता नहीं किस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ये सुनकर मीरा मुस्कुरा दी। ये भी तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी में ऑलरेडी कोई लड़की हो, मेरा मतलब है कि वो पहले से शादीशुदा हो। नहीं है, मधु फट से बोली। मीरा ने तुरंत अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और पूछा, तुझे कैसे पता? मधु ने झेपते हुए जवाब दिया, वो जब उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था तब न्यूज़पेपर में ही आया था कि ये बैचलर है। और वैसे भी तूने खुद सुना था ना, उसने खुद कहा था कि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीरा मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई तो मधु भी गाड़ी से उतर गई। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोली, अब बस भी कर। आज तू पूरे रास्ते सिर्फ उस करण खुराना की ही बात करती आई है। उस बेचारे रोहित के बारे में तूने एक शब्द भी नहीं कहा जिसने हमें इतना शानदार लंच करवाया। मधु तुरंत बोली, आई एम सॉरी मीरा, आज सुबह से मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। पहले वो बाबा जिन्होंने मुझे मेरा फ्यूचर बताकर मेरा सारा चैन छीन लिया, उनकी बातें अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही है, और फिर वो करण खुराना। बहुत घबरा गई थी मैं उस बाबा की बातें सुनकर। 2 दिन पहले वो मुझे मेरा फ्यूचर बताकर मेरा सारा चैन छीन लिया। उनकी बातें अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही है, और फिर वो करण खुराना। बहुत घबरा गई थी मैं उस बाबा की बातें सुनकर। 2 दिन
और जब मैं उनका दिया रुद्राक्ष हाथों में लिए परेशान खड़ी थी तो पता नहीं कहाँ से वो एक तूफान की तरह आ गया। इतना कहते ही अचानक मधु रुक गई और उसने परेशान नजरों से मीरा की ओर देखा। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मीरा ने पूछा। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और हड़बड़ाते हुए अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए बोली, वो रुद्राक्ष, वो कहाँ गया? मधु ने उसकी कलाई पकड़ी और अपने घर की ओर दौड़ी। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए वो मीरा के साथ भागती हुई सीधे अपने कमरे में पहुंची। मोहन हॉल में ही बैठे न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। मधु को इस तरह भागते हुए देख वो भी सोच में पड़ गए। मधु ने रूम में आते ही अपने बैग का सारा सामान निकालकर बैग पर फेंकना शुरू किया और पागलों की तरह उस रुद्राक्ष को ढूंढने लगी। मीरा चुपचाप बैठी उसे हैरानी से देख रही थी। जब बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे रुद्राक्ष नहीं मिला तो उसने खुद से पूछा, अगर बैग में नहीं है तो फिर कहाँ गया? मधु उस लम्हे को याद करने लगी जब वो रुद्राक्ष हाथ में लिए बाबा को जाते देख रही थी। वो फिर से बोली, रुद्राक्ष तो मेरे हाथ में ही था, लगता है जब मैं उससे टकराई तब वही कहीं गिर गया मेरे हाथ से। वो रुद्राक्ष के बारे में सोचकर उदास हो गई। तू इतनी अपसेट क्यों हो रही है मधु? कोई बात नहीं, अगली बार जब हम महाकाल मंदिर जाएंगे तो तेरे लिए एक पूरी रुद्राक्ष की माला ही ले लेंगे, ठीक है? मीरा मजाक में बोली। मधु परेशान होकर बेड पर बैठ गई। नहीं मीरा, बात वो नहीं है, वो सिर्फ रुद्राक्ष नहीं था, वो उस जोगी बाबा का आशीर्वाद था जो शायद मेरे बुरे वक्त में मुझे सुकून दे सकता था, लड़ने का हौसला दे सकता था। ये सुनकर मीरा उसकी कलाई पकड़कर बोली, मधु तू बेवजह परेशान हो रही है, कोई तूफान नहीं आने वाला है तेरी जिंदगी में, और अगर आया भी तो मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा साथ देने के लिए। हम दोनों मिलकर उस तूफान से लड़ेंगे और उसे हराकर ही दम लेंगे। मधु मुस्कुरा दी। मेरे लिए मेरे सारे रिश्तों से भी ज्यादा कीमती है तेरी दोस्ती, इसलिए प्लीज मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी, हमेशा मेरा साथ देगी, हमेशा। मीरा ने उसे गले लगा लिया। मधु, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं कुछ वक्त के लिए तुझसे नाराज तो हो सकती हूँ पर तुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी नहीं, समझी? अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।